हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने MCQs की सीरीज चला रखी है और क्षितिज भाग 1 के चैप्टर 2 के आज हम MCQs इस वीडियो में करेंगे। और आज की वीडियो जो महत्वपूर्ण रहने वाली है वो PGT एस्टेट के रहने वाली है। और चैप्टर 1 की मैंने कल डाल दी थी, दो बैलों की आत्मकथा। और साथ ही अगर कोई स्टूडेंट क्षितिज भाग 1 के चैप्टर पढ़ना चाहता है, यानी कि अध्याय 8 जो है इसके गद्य खंड में है, और 8 के 8 गद्य खंड मैंने NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ा रखे हैं। तो पहले आप उन्हें चैप्टर को रीड कर ले, जल्दी से वीडियो को फास्ट करके एक बार वीडियो देख ले, या फिर अगर आपके पास बुक है तो बुक से रीडिंग कर ले और उसके बाद इसके MCQs कर ले। ठीक है, तो PGT एस्टेट के लिए मैं पढ़ा रही हूँ 9 to 12 NCERT। और ये 9th क्लास से मैंने स्टार्ट कर रखी है, 11वीं 12वीं के लगभग करवा रखी है। तो आप देख सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए, जो चाहिए उस चैप्टर का आप कमेंट कर दें। जैसे कि मेरे पास एक दो कमेंट आए हुए हैं तो मैं ज़रूर उनके कवर करवाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि काव्य दोष के बारे में मेरे पास आया था कमेंट कि मैम काव्य दोष भी करवा दो, क्योंकि काव्य गुण मैंने करवा दिए थे। और काव्य दोष मैंने इसलिए नहीं करवाए कि वो ना इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, वहाँ से प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हो आज की इस वीडियो लेक्चर की। तो इससे पहले दोस्तों, आप वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। TGT PGT एस्टेट का अगर कोई न्यू कैंडिडेट आज की इस वीडियो से जुड़ता है तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। 65 क्या 70+ वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाएंगी, जिसमें मैंने संपूर्ण जो हिंदी साहित्य करवाने की कोशिश की है। तो शुरुआत करती हूँ, और इसमें हम MCQs करेंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो सबसे पहले दूसरा अध्याय है क्षितिज भाग 1 का, और अध्याय का नाम है लहासा की ओर। और ये मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि PGT एस्टेट का अगर आप पेपर देने जा रही हैं तो आजकल PGT एस्टेट में चैप्टर के बीच में से भी कुछ पंक्तियाँ देकर कोई बात या कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। साथ ही मैंने 3 बातें बताई थी कि आपको पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम और किस विधा के अंतर्गत आता है, ये बातें, और उस पाठ का उद्देश्य क्या है कवि के लिखने, लेखक के लिखने के पीछे। तो ये 4 बातें आपको जरूर पता होना चाहिए। जब मैंने चैप्टर पढ़ाए थे तो बहुत ही अच्छे से एक एक बातें बताई थी। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि आपने लासा की ओर नामक जो पाठ की वीडियो थी वो आपने देख लिया होगा। और अब इसके करते हैं हम MCQs। लासा की ओर नामक पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो लहासा की ओर, लहासा की ओर इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन जी इस पाठ के लेखक है, ध्यान रखना है, याद रखना है आपको। लासा की ओर पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? विधा शब्द मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, ये सारी चीज़ें जो गद्य रचनाएं हमारी, वो सारी हिंदी की विधाएं कहलाती हैं। तो लासा की ओर पाठ जो है हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? यात्रा वृत्तांत। और आपको पता है कि जो राहुल सांकृत्यायन जी है, इनका यात्रा साहित्य काफ़ी समृद्ध है, और इनके यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाएं भी पेपर में पूछी जाती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से ये अध्याय भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना है, लासा की ओर ये क्षितिज भाग 1 में से लिया गया है। और इसके अगर लेखक का नाम पूछे तो राहुल सांकृत्यायन बताना है। अगर इसके हिंदी की विधा के अंतर्गत आता है ये पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये यात्रा वृत्तांत है। अब मेरे पास ऐसे ही MCQs है क्योंकि इनके आंसर जो है साथ साथ दिए हुए हैं। बाकी ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी जहाँ पर भी क्षितिज भाग 1 यानी कि NCERT 9th क्लास के जहाँ पर भी पूछी जाती है। लासा किस देश में स्थित है? अब ये बताना है आपको। तो लासा जो है तिब्बत में स्थित है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। क्योंकि ये प्रश्न क्यों दे रखा है? क्योंकि अगर हम किसी अध्याय को पढ़ रही हैं तो हमें उसका जो लेखक परिचय है वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेखक परिचय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आपने वीडियो देखी होगी लासा की ओर पाठ के, तो वहाँ से आपको इसका जीवन परिचय भी पढ़ने को मिल गया होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ चैप्टर के उस वीडियो में पढ़ा रखा है। लेखक ने अपना नाम परिवर्तन कब किया था? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करना है, लेखक ने अपना नाम परिवर्तन कब किया था। अब ये ऐसे प्रश्न है कि जिस विद्यार्थी ने वीडियो देख रखी है NCERT की जो मैंने पढ़ा रखी है, तो ही वह इन प्रश्नों के आंसर कर सकता है। तो लेखक ने अपना नाम परिवर्तन कब किया था? तो नाम परिवर्तन बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर,
उन्होंने अपना नाम किया था, नाम परिवर्तन किया था। राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म जो है कब ग्रहण किया, तो ये 1930 की बात है। सीधे तौर पर याद रखने वाली बात है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। राहुल सांकृत्याय जी ने किस शास्त्र की रचना की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, घुमक्कड़ी शास्त्र। और ये पूछा जाता है कि घुमक्कड़ शास्त्र, ये घुमक्कड़ी लिख रखा है लेकिन ये घुमक्कड़ शास्त्र है, और कई जगह पर इस रचना का, इसके लेखक का नाम भी पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राहुल मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से ज़्यादा समय लगता है और इतना समय हमारे पास है नहीं। राहुल सांकृत्याय जी ने किस शास्त्र की रचना की, तो घुमक्कड़ी शास्त्र की रचना की। श्री राहुल, अब आपने अगर इसका जीवन परिचय पढ़ा है तो ये सब प्रश्नों के आप जवाब दे देंगे। श्री राहुल सांकृत्यायन प्रथम बार तिब्बत किस रास्ते से गए थे, तो ये भी पाठ के अनुसार ही है, तो वो नेपाल के रास्ते से गए थे। याद रखना है, पहली बार किस रास्ते से गए थे, नेपाल के रास्ते से गए थे। लेखक ने तिब्बत के किस स्थान की यात्रा को खतरनाक बताया है? तिब्बत की किस स्थान की यात्रा को, तो इसमें डांडा लिखा हुआ है, तो डांडा नामक जो स्थान है उसकी यात्रा को लेखक ने क्या बताया है? खतरनाक बताया है। बाकी आप जितने भी नाम धोला, ये डांडा, लहासा, लंकोर, तो ये सारे नाम इस अध्याय में आए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे खतरनाक जगह है डांडा। याद रख लेना कि डंडे को कूदना बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, और प्रश्न नंबर 10 है तिब्बत में डाकुओं के लिए कौन सा स्थान अच्छा माना जाता है? तो वो बात है, वो डांडा ही है, इसीलिए इसे खतरनाक भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना डाकू वगैरह, वहाँ कमाई का तो कोई साधन है नहीं, तो पर्यटक जो भी जाते हैं उनको लूटने की वहाँ पर कोशिश करते हैं। तो अच्छा स्थान डाकुओं के लिए, सबसे अच्छा स्थान डांडा का है, क्योंकि वहाँ के जो रास्ते हैं ना पहाड़ी नुमा है, इस तरीके से हैं, तो दिखता नहीं है कि यहाँ इसके ओट में कौन खड़ा हुआ है। ठीक है, तिब्बत में भिखमंगे भीख मांगने के लिए क्या कहते हैं? तिब्बत में भिखमंगे भीख मांगने के लिए क्या कहते हैं? तो वो जीभ निकालकर दया दया कहते हैं। ठीक है, और लेखक जो है ये भी एक बार भिखमंगे का वेश बनाकर वहाँ गए थे। तो तिब्बत में भिखमंगे भीख मांगने के लिए क्या कहते हैं? जीभ निकालकर दया दया कहते हैं। आगे प्रश्न है, डांडे की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो डांडे की समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखें तो 17 से 18,000 फीट है। रात को लेखक और उसका मित्र किस स्थान पर ठहरे थे, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो रात को ठहरे थे लंकोर में। ठीक है, याद रखना है, अड़ंग क ख ग घ का ये पंचम वर्ण है जिसका उच्चारण नाक से करेंगे हम। ठीक है, तो लंकोर है ये, याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया था? तो लेखक जो लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया था? आराम करने के कारण, मार्ग भूल जाने के कारण, चाय पीने के कारण, या घोड़े से गिर जाने के कारण। तो लेखक ना वो रास्ता भूल गया था, मार्ग भूल जाने के कारण अपने साथियों से बिछड़ गया था। अगला प्रश्न है, तिंगरी का मैदान कैसा था? तो तिंगरी का मैदान कैसा था? पहाड़ों से घिरा हुआ, बर्फ से ढका हुआ, नदियों से घिरा हुआ, या फिर फसलों से भरा हुआ? तो आपको बताना है कि पहाड़ों से घिरा हुआ। वो सब जगह जो है वहाँ पर पहाड़ों से घिरी हुई है, पहाड़ी पहाड़ है, वहाँ के लोग देश दुनिया से कटे हुए रहते हैं और जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल रहता है वहाँ का। ठीक है, तो वर्षा भी वहाँ पर बहुत ही कम होती है। तिंगरी समाधि गिरी किसका नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर तिंगरी समाधि गिरी जो है, गिरी का मतलब आपको पता है ये पर्वत या पहाड़ का पर्यायवाची है, तो ये छोटी सी पहाड़ी का नाम है। अगर आपको गिरी का मतलब पता है तो आप समझ जाएंगे पहाड़ी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको प्रश्नों को सोल्व करना है। राहुल सांकृत्यायन एवं उसका साथी तिंगरी से कितने बजे चले थे? तो कितने बजे चले थे? 10 से 11 बजे चले थे। देखो अभी है ना, HBSC ने, हरियाणा बोर्ड ने ये सिलेबस दिया है, और सिलेबस में जैसे कि NCERT का खुले तौर पर बताया गया है, तो हो सकता है देखो पेपर का पैटर्न कब चेंज हो जाए, कब किसको अधिक महत्व दे दे, कब NCERT को महत्व दे दे, कब हिंदी साहित्य को महत्व दे दें। तो आपको सारी चीज़ों की ना अच्छे से तैयारी करके चलना है, क्योंकि सिलेबस के अंदर है। तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किनके हाथों में है? तो ये मठों के हाथों में है।
ना किसानों के हाथों में, ना राजाओं के, ना भिक्षुकों के। तो याद रखना है मठों के हाथों में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। शेखर के मंदिर में रखी बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों को क्या कहा जाता है? तो शेखर का एक मंदिर है, वहां पर बुद्ध वचन यानी कि महात्मा बुद्ध के जो वचन थे उनको हाथ से लिखी हुई जो पोथियां हैं उनको क्या कहा जाता है? तो कंजूर कहा जाता है। अब यहाँ पर ना आप ऑप्शन को देखकर बुद्ध ग्रंथ, काव्य ग्रंथ, कंजूर, हस्तलिखित बुद्ध ग्रंथ, तो इनमें अगर आप बिना चैप्टर पढ़े टिक मारने की कोशिश करते तो आप इसको टिक करेंगे और कभी सोच भी नहीं सकते कि इसका आंसर कंजूर होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। एक कंजूर का वजन अनुमानतः कितना कितना बताया गया है? यानी कि जो बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियां हैं उनका कितना वजन बताया गया है? तो 15-15 सेर बताया गया है। सेर का मतलब वो किलो जिसे हम बोल देते हैं। सुमति कौन था? तो सुमति के साथ गया था लेखक, और सुमति जो था मंगोल का भिक्षु था, ये याद रखना है। मंगोल भिक्षु का नाम लोबजंग था। तो लोबजंग का सामान्य अर्थ क्या है? तो लोमजंग का सामान्य अर्थ है सुमति, और मति का अर्थ है बुद्धि, और सुमति का अर्थ है अच्छी बुद्धि। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका अर्थ भी सुमति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट के अंतिम प्रश्न है, तिब्बत में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी मैं इसी में करवा देती हूँ, देख लेती हूँ कितने का है। तो इतने ही प्रश्न है, इसको भी हम अभी से कर देते हैं इसी उसमें वीडियो में। अगला अध्याय आता है अध्याय नंबर 3 क्षितिज भाग का, और इसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये उपभोग शब्द से बना है, और उपभोग का अर्थ है जो जीवन यापन करने के लिए जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उस संस्कृति के बारे में इसमें बताया गया है कि आज का मनुष्य जो है उपभोक्तावादी संस्कृतियों का किस प्रकार से आदी होता जा रहा है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? श्यामा चरण दुबे। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। श्यामा चरण दुबे का जन्म कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और उपभोक्तावाद के सबसे पहले नेक्स्ट प्रश्न है फिर, श्यामा चरण दुबे की मृत्यु कब हुई? ये जीवन परिचय को लेकर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो 1996 में मृत्यु हुई और 1922 में जन्म हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन देखकर आपको याद भी आ जाएगा। अब यही प्रश्न मैं वहाँ पर बताने वाली थी, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति है क्या है? निबंध है, कहानी है, संस्मरण है। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ये श्यामा चरण दुबे द्वारा रचित है, और हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से अगर इसे हम देखें तो ये एक निबंध है। ये याद रखना है। संस्मरण होता है जिसमें अपनी स्मृति के आधार पर लेखक कोई रचना करता है। तो जब उपभोक्तावाद की संस्कृति है ये स्मृति बेस पे तो नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाता है। कहानी में क्या होता है, किसी एक घटना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है, ये नाटक से संबंधित होती है, नाटक की तरह। नए जीवन दर्शन को लेखक ने कौन सा दर्शन कहा है? नए जीवन दर्शन को लेखक ने कौन सा दर्शन कहा है? तो इसने कहा है उपभोक्तावाद का दर्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार चारों ओर किस बात पर जोर दिया जा रहा है? आप आजकल आप भी देख रहे होंगे कि चारों तरफ किस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है? उत्पादन बढ़ाने पर। ठीक है, और नेक्स्ट है, उत्पादन का मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोलगेट का बिजनेस कर रखा है तो वो ये सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ का मैं उत्पाद करूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ की प्रोडक्शन दूं। ठीक है, तो ये होता है आजकल। और ऐसे में क्या करते हैं कि अपने उस चीज़ को बढ़ाने के लिए क्वालिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। लेखक के अनुसार आज किसे सुख समझा जाता है? तो उपभोग, भोग को ही आज उपभोग यानी कि जो चीज़ हम भोगते हैं, जिन सुविधाओं का हम फायदा उठाते हैं उनको ही उपभोग, भोग को ही आज का मनुष्य आप देखें
किसे सुख समझता है, वो ये नहीं देखता कि उसका खाने पीने से उसका शरीर जो है खराब होता जा रहा है। आजकल उसे अच्छे से अच्छा खाने से मतलब है और बैठे रहने से मतलब है, न कि ये ध्यान नहीं है कि शरीर की एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही है, हम जिस हिसाब से खा रहे हैं उस हिसाब से हम हार्ड वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारा डाइजेस्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, शरीर को लग भी रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, एसी चल रही हैं, आजकल सर्दियों का टाइम है, लोग हीटर लगा लगा के बैठे हैं कि हमें गर्म रखना है, लेकिन ये नहीं पता कि हीटर उन्हें नुकसान कितना कर रहा है। ठीक, तो लेकिन आजकल सुख के पीछे भाग रही हैं। ठीक है, तो सुख को क्या समझा जाता है, उपभोग भोग को। बाजार कैसी सामग्री से भरा पड़ा है, तो ये बताना है। विलासिता की सामग्री से बाजार जो है भरा पड़ा है। आजकल आप मार्केट में जाकर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो आदमी को आराम पहुंचा सके ऐसी चीज़ों से बाजार जो है भरा पड़ा है। नए डिज़ाइन के परिधान कैसे हैं, परिधान का मतलब है जो हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो नए डिज़ाइन के परिधान कैसे हैं, काफ़ी महंगे हैं। और महंगाई की और परिधान की तो आप बात ही ना करें कि आजकल एक परिधान को पहन लिए, कपड़े को पहन लिया तो उसको दूसरी शादी में नहीं पड़ेंगे पहनेंगे। अब बड़े ही क्या, बच्चे भी ये बात बोलने लग गए हैं। ठीक है, तो नए डिज़ाइन के परिधान कैसे हैं, महंगे हैं और सस्ते पहनना कोई पसंद ही नहीं करता है। ठीक है, उपभोक्तावादी समाज को कौन ललचाई दृष्टि से देखते हैं, तो उपभोक्तावादी समाज को कौन ललचाई दृष्टि से देखते हैं, उपभोक्तावादी समाज को कौन ललचाई दृष्टि से देखते हैं, तो साधारण लोग, जिन लोगों के पास पैसा कम है, वो लोग इन उपभोग वाली चीज़ों को देखकर वो ये सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। जैसे किसी आदमी के घर में एसी लग रहा है और गर्मी के मौसम में उनके घर में घुसे तो काफ़ी कूलिंग सी लगे, पसीने एकदम सूखे, और एक गरीब आदमी सोचे काश ये मेरे पास भी होता। तो उपभोक्तावादी समाज को कौन ललचाई नजर दृष्टि से देखता है, साधारण लोग। हमारी नई संस्कृति कैसी संस्कृति बन गई है, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारी नई संस्कृति है अनुकरण की संस्कृति है। अनुकरण का मतलब होता है पीछा करना या उसके पीछे पीछे चलना। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आजकल वेस्टर्न परिधान को हम ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का जो पालन हम ज़्यादा करने लगे, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे पहनने ओढ़ने में हो, किसी भी चीज़ में हो। यहाँ तक कि लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी अंग्रेजी बोलना लोग पसंद करने लगे हैं। तो हमारी नई संस्कृति कैसी संस्कृति बन गई है, अनुकरण की संस्कृति बन गई है। हम कौन सी दास्ता को स्वीकार करते जा रही हैं, तो हम बौद्धिक दास्ता को, दास्ता का मतलब दास, दास का मतलब होता है गुलाम, तो हम कौन सी गुलामी, बुद्धि के गुलाम बनते जा रही हैं। ठीक है, बुद्धि नहीं लगा रहे हम बिल्कुल भी ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है, तो बौद्धिक दास्ता के जो है हम गुलाम होते जा रही हैं। कौन सी शक्तियों के अभाव में हम दिग्भ्रमित होते जा रही हैं, तो यहाँ पर है कौन सी शक्तियों के अभाव में, मतलब हमारे पास कौन सी संस्कृत शक्ति है, शक्ति का अभाव है जिसके कारण अब हम दिग्भ्रमित मतलब दिशा से भटकते जा रही हैं, तो वो है संस्कृति की नियंत्रक शक्ति। जो हमारी संस्कृति का नियंत्रण होना चाहिए वो, उस शक्ति का हमारे पास अभाव है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। और नेक्स्ट पर्सन है हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है, तो हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है, विज्ञापन और प्रसार के तंत्र। विज्ञापन का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आपके फ़ोन में, टीवी में, हर जगह जहाँ भी दिखती है, जो केस कांति तेल देखा केस कांति खरीद लिया, डाबर आंवला देख खरीदा वो देखा वो खरीद लिया, कोई क्रीम देख ली वो खरीद ली। तो हमारी मानसिक शक्ति को कौन बदल रहा है, विज्ञापन। और प्रसार के तंत्र, अब प्रसार के तंत्रों में कम्युनिकेशन वाले सारे आ जाते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति में किसका घोर अपव्यय हो रहा है, तो इसमें जो अपव्यय मतलब जो फिजूल खर्च हो रहा है, वो किसका हो रहा है, जो सीमित साधनों का, मतलब जो लोग भूल गए हैं कि ये साधन हमारे पास बहुत ही सीमित है। आजकल घर में 5 मेंबर है, किसी में 4 मेंबर है, 4 मेंबर अलग अलग गाड़ी लेकर अपने साधन उस पर जा रहे हैं कार्यस्थल पर, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि जो पेट्रोल है वो हमारे पास लिमिट में है, इतना ज़्यादा नहीं है कि साइकिल से भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर साइकिल पर बैठ कर जाए तो उसकी क्या हो जाती है, इंसल्ट समझते हैं। ठीक है, तो आजकल घोर अपव्यय किसका हो रहा है, जो हमारे पास साधन सीमित हैं।
लेखक ने सुख किसे कहा है? तो उपभोग सुख को ही क्या कहा है? सुख कहा है। सांस्कृतिक अस्मिता का क्या अर्थ है? तो सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है पहचान। तो सांस्कृतिक पहचान ही सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ना ऐसे शब्द देकर भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। दूसरों को श्रेष्ठ समझकर उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना। मतलब दूसरों को श्रेष्ठ समझकर उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेता है। कौन स्वीकार कर लेता है? हमारी बौद्धिक दास्ता। ये भी नहीं देखती कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है, उसकी कोई आलोचना भी नहीं करते, तो बौद्धिक दास्ता के गुलाम होते जा रहे हैं। कौन से संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं? तो जो सामंती संस्कृति है ना, उसके तत्व पहले भी हमारे भारत में रहे हैं। सामंती संस्कृति का मतलब है जो धन दौलत संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है, अमीर लोग आप जिसे बोल सकते हैं। तो पहले राजाशाही संस्कृति हमारे पहले भी रही है, सामंती संस्कृति भी भारत में पहले रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सामान्य जन किस समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं? सामान्य जन किस समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं? तो विशिष्ट जन समाज। ये देखो, सभी लोग तो साधारण नहीं है, सभी लोग सामान्य भी नहीं है, सभी लोग एक जैसे भी नहीं है, तो कुछ लोग विशिष्ट हैं। और जन का मतलब लोग, तो जो विशिष्ट लोग हैं जिनके पास उपभोग की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं, उस समाज को देखकर जो ललचाई सामान्य जन उस समाज को ललचाई दृष्टि से देखता है। मान लो कोई नेता अंबानी के ही नेकलेस को देखता है या लहंगे को देखता है, तो वो क्या करते हैं? वो विशिष्ट समाज के लोग हैं, ठीक है, और उन्हें जो जन सामान्य है वो ललचाई नज़रों से देखता है। लेखक के अनुसार भारत में अशांति और आक्रोश का प्रमुख कारण क्या है? मतलब भारत में क्यों अशांति हो रही है, क्यों इतना आक्रोश फैला हुआ है? तो इसका प्रमुख कारण है दिखावे की संस्कृति का विकास। अब जिंदगी जो है ना, बिल्कुल दिखावे की रह गई है। चाहे आप अपने चारों तरफ देखें, घर में देखें, समाज में देखें, परिवार में देखें, ठीक है, गांव में देखें, मोहल्ले में देखें, दिखावे की संस्कृति है बिल्कुल, ठीक है। आप ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि अध्याय में भी हमने काफ़ी एक्सप्लेन कर लिया था। भारतीय संस्कृति के पुराने संस्कार सिखाते हैं। वो हमें क्या सिखाते हैं? अगर तुम हम अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में किसी उपन्यास में पढ़ेंगे या किसी किताब से आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो पुराने संस्कार थे वो काफ़ी संतोष में जीवन जीना हमें सिखाते हैं, संतोष में जीवन जीना सिखाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक चकाचौंध में भारतीय किस पीड़ा से पीड़ित हैं? अब आधुनिक चकाचौंध में क्या पीड़ा है भाई? लक्ष्य भ्रम की। सभी लोग क्या हो रहे हैं? इस चकाचौंध में देखकर अपने लक्ष्य से क्या हो रहे हैं? भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई इतना ही था। इस अध्याय में भी 2 अध्याय के एमसीक्यूज मैंने एक साथ बनाई हैं, और आज मेरे को पूरा दिन टाइम नहीं मिला था। अभी 9:45 का टाइम हो रहा है और वीडियो को मैं अभी अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। और क्योंकि आपने पूरे दिन से डाटा भी बचाया होगा और मेरे को समय नहीं मिला, सॉरी मांगती हूँ इस बात के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।